नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस में आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं इमरान अख्तर। हमारे प्रोग्राम में मईशत के हवाले से हम मौज़ूआत में हम बात करते हैं। आज भी हम मईशत की ही बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे ज्यादा शोर है वो सियासी जमातों का है और उसके पॉलिटिकल कैंडिडेट्स का है। पाकिस्तान इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि मुसलसल दूसरा जमहूरी दौरे हुकूमत, बल्कि अगर मैं तीसरा भी कहूँ संभाव तो गलत नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर कामयाबी से मुकम्मल हुआ और उसके बाद अगले टेन्योर की आमद है। सबसे जो वाइटल क्वेश्चन इस वक्त अगली आने वाली हुकूमत के हवाले से उठाया जा रहा है, या पॉलिटिकली जब ये मैनिफेस्टोज की बात कर रहे हैं या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज आवाम को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं, तो पॉइंट सिर्फ एक है कि माशी तौर पर किस पार्टी ने कैसा परफॉर्म किया, इकोनॉमिक एजेंडा क्या था पॉलिटिकल पार्टीज का, कैसे उन्होंने अपने आप को प्रूव किया एक बेहतर जमात के तौर पर, एक बेहतर गवर्निंग पार्टी के तौर पर, और मुस्तकबिल में उनके पास क्या लायामल है पाकिस्तान को इस माशी मुश्किल से निकालने के लिए जिसका पाकिस्तान शिकार है। अगर मैं कहूँ कि पिछले 70 साल से शिकार है तो गलत नहीं होगा। इस वक्त भी पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देख लें, पाकिस्तान के मजमूई तौर पर ज़र मुबादला को देख लें, पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस देख लें, बहुत ज्यादा मुश्किलात है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उसके साथ साथ कुछ बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक FATF जो कि टेरर फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं मुसलसल, कुछ इंडिविजुअल्स को लेकर, कुछ जमातों को लेकर कि पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, सरहदी कशीदगी भी हमारे सामने है। इस सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। एंड विद दैट IMF का जो ऑप्शन जो कि हमने बहुत अर्सा पहले डिस्कस किया था, एक्सपर्ट कहते आए हैं कि शायद पाकिस्तान के लिए पॉसिबल ना हो IMF को अवॉइड करना। पाकिस्तान ने कुछ अल्टरनेटिव देखे भी, चीन से पिछले कुछ हफ्ते में हमने अच्छे खासे पैसे कर्ज के तौर पर लिए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की मुश्किलात हल नहीं हो रही हैं। दो के रेमिटेंसेज आ रही हैं, लेकिन कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है जिससे पाकिस्तान के रेवेन्यूज बेहतर हों, न टैक्स की सूरत में, न पाकिस्तान की ट्रेड की सूरत में। इस सारी चैलेंजिंग सूरत हाल पे ही आज का प्रोग्राम हमने रखा है, इसी पे हम बात करेंगे। मुझे जनाब वकार इस्लाम साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है जाफर बिजनेस सिस्टम के। उसके अलावा इकोनॉमी के हवाले से भी अपनी माहिराना राय रखते हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। वकार साहब, थैंक यू वेरी मच आपका शीप आपने में वक्त दिया। और हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर साहब मौजूद है, डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। इकोनॉमी के हवाले से आप इनको मेरे प्रोग्राम से देखते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं। आज भी हम इनकी ओपिनियन इसी हवाले से शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब फॉर्मल वेलकम, थैंक यू वेरी मच आपका शीप सारी पिक्चर तो आपके सामने है, रस्मी दीबारा हमने डिस्कस भी की। केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए क्या है इसमें, हाउ चैलेंजिंग है? देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट जिस वक्त ये इन्होंने रिज्यूम किया है तो आते ही दो चीजें उससे तो इनको सामना करना पड़ा है। एक तो ये कि इनको जो चैलेंजिंग है एक्सपोर्ट के डिक्लाइन होने की वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होते रहे, तो उसको एक बैलेंस होता है जिसको सस्टेन रखना होता है कि आपकी जो इम्पोर्ट्स की बिल होता है एनुअल, उसके 6 वीक्स के इक्वल, 6 to 8, अब 8 वीक हो गया शायद, उतना फॉरेन एक्सचेंज आपको अपने पास रखना होता है। अगर उतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता तो उसको आप टेक्निकली कह सकते हैं कि कंट्री बैंकरप्सी की तरफ चली जाती है, उसकी LCs इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्ट नहीं होती। उसको एक तरह से रेस्क्यू करने के लिए एक ऑप्शन होता है कि IMF के पास जाना पड़ता है। IMF की जितनी मेंबर कंट्रीज है, IMF आके उनको एक तरह से रेस्क्यू करता है, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को शॉर्ट टर्म के लिए बिल्डअप कर देता है। ठीक है, तो वो इनको एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसका 6 माह पहले काफी जिक्र सुनने में आ रहा था। उसमें 2 मसले हैं। इसमें एक तो पाकिस्तान उसका मेंबर डायरेक्टली नहीं है, कि पाकिस्तान उन 32 कंट्रीज में नहीं है जो उसकी मेंबर है, लेकिन उसकी अहमियत यह है कि उसमें ऑब्जर्वर के तौर पर IMF भी होता है, ऑब्जर्वर के तौर पे वर्ल्ड बैंक भी होता है, एशियन और दूसरे तमाम जो डोनर एजेंसीज हैं उसके मेंबर होते हैं, और वहां से जो रिकमेंडेशन होती है ये अदारे जो लैंडिंग एजेंसीज हैं उसकी रिकमेंडेशन को ऑनर करते हैं, उसको ऑन करते हैं। तो उसमें हमारी जो नेबर कंट्री है जो पाकिस्तान की हमेशा मुखालफत करते रही है वो मौजूद है 32 कंट्रीज में। उसकी ओपिनियन है, वही पाकिस्तान के अगेंस्ट इस केस को लेके गए थे। तो उसमें होगा ये कि अगर पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में उन्होंने रखा हुआ था, अगर पाकिस्तान को वो क्लियर नहीं करते तो
तो उस सूरत में होता है कि IMF जो है वो भी फिर रिलेक्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड बैंक भी रिलेक्टेंट, वर्ल्ड बैंक से काफी अच्छे से अगर से कोई हमने इमदाद नहीं ली है, लेकिन ये एजेंसी रिलेक्टेंट हो जाया करती है। तो वो एक बड़े चैलेंज का नुकसान क्या होगा इसका? उसका नुकसान ये होगा कि हम तो ऑलरेडी कह रहे थे कि हम कशकोल तोड़ देंगे, पिछली हुकूमत मुसलसल स्टार्ट किया था, पिछली हुकूमत में IMF नहीं आएंगे, डार साहब की स्टेटमेंट आपको याद होंगी। इसहाक डार साहब ने ये कशकोल इतना मजबूत क्यों है डॉक्टर साहब? किसी हुकूमत से, किसी हमारी गवर्निंग पॉलिटिकल पार्टी से आजकल नहीं टूटा। सर ऐसा नहीं है, लेकिन अभी देखें आपने इंट्रोडक्शन में गुज़िश्ता दो डेमोक्रेटिक रिजीम की बात की थी, सक्सेसफुली गुजर गया, लेकिन इन दो डेमोक्रेटिक रिजीम में पाकिस्तान का डेट जो है वो गुज़िश्ता 70 साल में अगर देखें तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेटेड इन दो अदवार में हुआ है। और कशकोल की बात आपने कहा कि वो कहते थे हम तोड़ देंगे, आपको वो स्टेटमेंट भी फिर याद रखनी चाहिए कि इसहाक डार साहब ने कौम को मुबारकबाद दी थी कि IMF ने लोन देने के लिए रजामंदी शो कर दी है। मुबारकबाद भी तो उन्होंने दी थी। तो एक तरफ कशकोल तोड़ना, दूसरी तरफ लोन मिलने पे मुबारकबाद देना, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन साफ नजर आती है इस तरह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वकार साहब, आपने सुनी रोज साहब की बात है। एक तो ये कि पहला सवाल मेरा आपसे भी ये होगा, दूसरा ये कि जब हम FATF की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर आप ग्रे लिस्ट के अंदर आ सकता है, पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती हैं, एक पाबंदियां ईरान पे भी तो लगी थी, वो यकीनन इन पाबंदियों से बहुत सख्त थी जो हम पे इस सूरत में लग सकती हैं इनके खुदा न खास्ता, बट ईरान सर्वाइव अपने रिसोर्सेज के ऊपर, अपने मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर। क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इस हद तक वल्नरेबल है कि हमें इस किस्म की तंजीमों जिसमें पाकिस्तान को जानबूझ के इन्वॉल्व किया जा रहा है, पाकिस्तान की कुर्बानी को नजरअंदाज करते हुए हमें परेशान होना चाहिए रादर देन वर्किंग टू मेक आवर इकॉनमी स्ट्रेंथन? अच्छा, एक जनरली ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान की इकॉनमी में मुश्किलात हैं? यकीनन है। तो अगर कोई उससे मुंह फेरे तो मेरे ख्याल में वो शनिंग अवे फ्रॉम रियलिटी, वो तो अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन क्या इस हद तक मुश्किलात हैं कि हम खुदा न खास्ता कल मार जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल है। ठीक है, आपकी इकॉनमी स्टेबल है, आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, उसमें बहुत चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, और हमें यकीनन, दुनिया इंटरकनेक्टेड है, तो कोई भी मुल्क, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे डिपेंडेंट है अपनी प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए। हम ज्यादा हैं क्योंकि हमने ओवर नंबर ऑफ ईयर्स अपने बेसिक करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए हुए। मैं ज्यादा आई बिलीव मोर इन ह्यूमन रादर देन ब्रिक एंड मॉर्टर। जैसे हमें सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस करने की जरूरत है वो हमारा सबसे बड़ा एसेट क्या है? हमारे पास 200 मिलियन लोग हैं, ये हमारा एसेट है, हम उस पर फोकस, लाइबिलिटी नहीं है। ठीक, अगर आज लाइबिलिटी है लेकिन मैं इसी को एसेट कर सकता हूँ। मसला ये है कि जब आपका पूरी दुनिया में, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें जो UNDP की लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, हम उसमें 144वें नंबर पे, सॉरी 147वें नंबर पे। अच्छा, 147 वो कैटेगराइज करते हैं हाई डेवलपमेंट, मीडियम, फिर लो। मीडियम में सबसे आखिरी नंबर है हमारा, यानी हम एक नंबर नीचे स्लिप करें, हम लो में चले जाए, जिसका मतलब आप इंसानों को अहमियत ही नहीं देते, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। जब तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी इकोनॉमी आगे नहीं जा सकती। और हम इस वक्त तकरीबन 3% लगाते हैं GDP का ह्यूमन डेवलपमेंट में, जिसमें हेल्थ शामिल है, एजुकेशन है, और आपकी जनरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज है। अगर आप देखें तो आपकी 44% जो आपका बच्चा है 5 साल से कम, वो स्टंटेड ग्रोथ पे। ठीक है, एंड इट शुड वरी अस। जब तक हम लोगों पे फोकस नहीं करेंगे, लोगों पे फोकस करेंगे, आपका कारोबार बढ़ेगा, लोग बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेंगी। बिजनेस एक्टिविटीज कैसे बढ़ेंगी? दूसरा एक इंटरेस्टिंग नंबर है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या आपके पास लोग ज्यादा बिजनेस कब करते हैं? जब बिजनेस करना आसान है। हमारा उसमें गालिबन नंबर 145 है। ठीक है, तो इसका मतलब हम बहुत मुश्किल मुल्क हैं कारोबार करने में। तो आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी जब आप, लेकिन ये तो आपको नहीं लगता कि बहुत एग्जेजरेटेड सॉर्ट ऑफ फिगर्स नहीं है, खासतौर पर ईज इन डूइंग बिजनेस के अंदर? एक वक्त में हम कराची को भी कहते थे कि दुनिया का खतरनाक तरीन शहर है, जो कि नहीं है, इससे बहुत खतरनाक तरीन शहर शायद अब अमेरिका के शहर हो चुके हैं, जहाँ पे खुदकार असले के जरिए हर दूसरे दिन 20-25 बच्चों को, लोगों को मार दिया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुबालगा मौजूद है सारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? बिल्कुल, पाकिस्तान इज अ कॉम्प्लेक्स कंट्री।
ठीक है, मैं खुद कारोबार करता हूँ, यानी और इसको सैडली वो कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है जो आपके टैक्सेशन के मसाइल हैं, आपके अप्रूवल्स के मसाइल हैं, आपके पब्लिक सेक्टर आपका बिल्कुल पीछे की जाने चला गया, उनसे डील करना एक सो कम्बरसम, आपकी पूरा जो साथ साथ की डॉक्ट्रिन थी वो एडवांस टैक्सेशन पे थी, क्योंकि उन्हें टैक्स रिफॉर्म्स तो किए नहीं कि ज्यादातर लोगों से आप ज्यादा लोगों से टैक्स लें, तो उनका फलसफा था तो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स लें, और ये कम्प्लीटली दो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि मैं टैक्स रेट बढ़ाऊं और ज्यादा लोगों से टैक्स इकट्ठा करूं, दूसरी स्ट्रैटेजी है कि मैं कम लोगों से ज्यादा टैक्स ले लूं, तो साथ साथ की स्ट्रैटेजी थी मैं कम लोगों से ज्यादा टैक्स ले लूं और एडवांस में ले लूं, ठीक है। तो एडवांस में आपने ले लिया तो आपने बिजनेस से पैसा खींच लिया, ठीक, और वो वापस आते आते टाइम लगता है, ठीक, और उसके लिए आपको पूरी एक टैक्स रिजीम के साथ जाना पड़ता है। जो स्टैब्लिश बिजनेसेस हैं उनको बड़ी मुश्किलात हैं इस पूरी टैक्स रिजीम का। बिल्कुल सही है। आपको ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करना है, आपको बिजनेस आसान करना है लोगों के लिए, ये दो चीजों पे फोकस करेंगे। एक और मैं क्विक पॉइंट दे दूं, आसान यूनिवर्सिटी ने गालिबन चंद सालों पहले वर्ल्ड बैंक के इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के साथ, उसमें डॉक्टर इशरत जैसे लोग भी इन्वॉल्व थे, एक स्टडी की थी, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इकोनॉमी। ओके, एंड यू विल बी सरप्राइज, उस स्टडी की फाइंडिंग ये थी कि सिर्फ एक साल आसान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का इम्पैक्ट, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का $1.2 बिलियन है ऑन इकोनॉमी। ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट गिव्स यू द फास्टेस्ट, डेफिनेटली देयर इज नो सेकंड ओपिनियन, लेकिन उस पर वही बात आपने जो कि मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूँ कि हमने फोकस कभी रहा नहीं हमारा। डॉक्टर, ईज इन डूइंग बिजनेस को लेकर और टैक्सेशन का उन्होंने पॉइंट बताया, लेकिन वो फिर डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन ईज से हम अगर बात करें, क्या ऑप्शन है सर अगली गवर्नमेंट के पास, क्या करेगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ह्यूमन डेवलपमेंट से इंडिकेटर्स जो है कि दोनों का ताल्लुक फास्टेस्ट सोल्यूशन से नहीं है, दोनों लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रिक्वायर करते हैं। जब आप 5 साल प्रोग्राम बनाए तो इनको एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट ये कुछ कर देगी, कुछ नहीं कर सकती। केयर टेकर गवर्नमेंट का ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सोल्यूशन वो प्रोवाइड कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो 10 इंडिकेटर्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली ये कंस्ट्रक्ट करता है, वर्ल्ड बैंक वहां से लेता है। वो जो 10 इंडिकेटर्स हैं उसमें पाकिस्तान 12 इंडिकेटर्स हैं, उन 12 इंडिकेटर्स में से 7 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक प्राइवेट सेक्टर से की एफिशिएंसी से है और 5 का ताल्लुक गवर्नमेंट से है, पब्लिक से। अब सरप्राइजिंग चीज ये है कि वो 7 जो हैं जिनका ताल्लुक लोगों से है, प्राइवेट सेक्टर से है, कारोबारी लोगों से है, उसमें रैंकिंग बेहतर है, ठीक। लेकिन वो जो 5 गवर्नमेंट से जो रिलेटेड है वो बदतरीन वहां पे हमारी रैंकिंग। और वो क्या क्या है? उसमें माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है, उसमें फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज की चीजें हैं, ये गवर्नमेंट वाले इंडिकेटर्स हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इन 5 में इतनी खराब सूरत हाल हो जाती है, रैंकिंग इतनी डेटोरेटेड है कि जब उनको ऐड करते हैं, जमा करते हैं तो आप 147, 145, 140 के नीचे ही रहते हैं, वहां चले जाते हैं, ठीक। तो बेसिकली प्रॉब्लम वहां पे एड्रेस करने की तो वहां जरूरत। जब 2013 के इलेक्शन में गए थे उस वक्त मुल्क की हालत डिफरेंट थी, मुल्क के हालात सख्त थे, माशी तौर पर भी, सिक्योरिटी की सिचुएशन भी, लेकिन उसके बाद अब यकीनी तौर पर 5 साल का सफर हमने तय किया, बहुत सारी चीजें हमारे सामने खुल के आ रही हैं, पाकिस्तान की एक बेहतर पिक्चर हमारे सामने है। पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैनिफेस्टोज हैं उसमें कुछ खास बहुत बड़ा चेंज हम नहीं देखते हैं, यानी कि हम आगे बढ़ते नजर नहीं आते हैं। हमने एक लिमिटेड सोच के साथ वही मंजर हम दोबारा आवाम को बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो हम 2013 में बेच रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे 5 साल काम किया तो अगला हमारा जो कदम होना चाहिए था वो ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ होना चाहिए था कि अब हम ये करेंगे। हम 1 करोड़ नौकरियों का तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आके बात कर देती है, लेकिन वो कैसे होंगी इसका कोई लायमल, कोई मैकेनिज्म हमारे सामने है नहीं हमारी इकोनॉमी में कोई ऐसा इंडिकेटर मौजूद है कि ये हो जाएगा तो 1 करोड़ नौकरियां पैदा हो जाएंगी, जो कि तकरीबन लाखों नौकरियां सालाना बनती हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या कन्विंसिंग है मुख्तलिफ पार्टीज का मंशूर जिससे हमारे सामने पेश? प्रॉब्लम ये कि तमाम पार्टीज का मैनिफेस्टोज देखें, 2013 में भी और आज भी जो मैनिफेस्टोज आ रहे हैं वो मैनिफेस्टोज टेक्निकली नहीं कहा जा सकता उन्हें, वो स्लोगन, पॉलिटिकल स्लोगन है, डिमांड हो सकती है, स्लोगन हो सकते हैं, डिजायर हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूं, देखें यूएसए में इलेक्शन होते हैं, 2 पार्टीज होती हैं, एक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है क्लियरली कि हम फिस्कल बैलेंस को अचीव करने के लिए टैक्सेस में कमी कर देंगे, दूसरी कहती है कि नहीं हम टैक्सेस में कमी नहीं करेंगे, जो सरप्लस पैसे आ रहा है हम एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, यानी डेवलपमेंट वर्क बढ़ा देंगे। अब
वोटर्स के सामने पिक्चर आ गई कि एक ऑफर कर रहा है हम टैक्स कम कर देंगे, दूसरा ऑफर कर रहा है नहीं टैक्स कम नहीं करेंगे, मुल्क में डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुरू कर देंगे, रोजगार के मौके पैदा करेंगे। तो उनके दोनों के जो वोटर्स होंगे, एक को पहले भी पैदा हो रहा होगा, दूसरे को दूसरे में होगा, क्लियरली बताया जाता है कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। यहाँ आप देख लें, आपकी किसी पार्टी ने इसी इकोनॉमिक इश्यूज पर अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली बताया कि वो कहते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट कम करेंगे। किस तरह से कम करेंगे? टैक्स को 4 ट्रिलियन पे ले जाएंगे, 8 ट्रिलियन पे ले जाएंगे, की गई किस पे टैक्स लगाएंगे ये तो बता दें। और अच्छा, टैक्स को चैरिटी की मद में ले रही है तहरीक इंसाफ, जैसे हम चैरिटी बहुत मिलती है नो डाउट उनको, और अच्छी बात है, हमारी क्वालिटी हम चैरिटी करते हैं दुनिया में दूसरी बड़ी बात है। अब अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो ऑब्वियसली टैक्स आपकी वो इनकम है जिसके लिए आपको अकाउंटेबल ठहराना है गवर्नमेंट को, जी मैंने ये पे कर दी क्योंकि मेरी लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो मेरे ख्याल में एकदम से इतनी बड़ी फिगर दे देना, फिगर अगर देनी है तो उस फिगर का पॉलिसी ये होती है, मैनिफेस्टो में आपको बताना चाहिए किस पर टैक्स लगाएंगे, किस तरह से टैक्स लगाएंगे, कि कौन से लोग इफेक्टिव होंगे, क्या उसके बेनिफिट होंगे, कहाँ यूटिलाइजेशन। हमारा ये जो मिनी बजट थी, मैं इसको कहूंगा, जो आया था, शायद साकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो तब्दील हो सकेगा, हमने इतना इसके ऊपर काम करके बनाया है। मैं सिर्फ टैक्सेशन का पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें आपने कहा कि अगली हुकूमत को टैक्स सिस्टम के अंदर टैक्स, क्योंकि चेंजेस की नहीं इस गवर्नमेंट ने, तो कभी क्या चेंजेस करेंगे हम मजीद? हमने टैक्स नेट में लाने के लिए लोगों को कोशिश की है, हमने टारगेट किया, प्रॉपर्टी सेक्टर को बहुत डिस्कस करते थे, जब छेड़ दिया हमने कि कम अज कम हम प्रॉपर्टी सेक्टर को भी बीच में ले आए। मजीद क्या करेंगे? मैं और आपको टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी, सैलरीड लोग को दे रहे हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक है टैक्स डिडक्ट होना, तो जैसे हम हर वक्त बात करते रहते हैं कि सैलरीड लोग जो होते हैं उनका टैक्स सोर्स पे डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जितने सैलरी लोग हैं क्या वो टैक्स फाइल भी करते हैं? ठीक, ये दो फर्क नहीं करते, बहुत से लोग नहीं, ठीक है, नहीं करते। अच्छा, लेकिन एफबीआर के पास वो पैसा जा रहा है। मुझे कोई समझा दे कि ये कितना मुश्किल काम है आज की टेक्नोलॉजी में ये डिटर्मिन करना कि इमरान साहब का या वकार साहब का या डॉक्टर साहब के पैसे कटे और मैं उनसे कहूँ जनाब आप फाइल तो कर दें ताकि आप टैक्स नेट में आ जाए। ये एक आपके पास टूल्स आज के दौर पे सारे मौजूद हैं, सारी दुनिया में अवेलेबल सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए कुछ तगड़े या मुश्किल फैसले करने के। जो मैंने कहा ना कि बेसिक फंडामेंटल स्ट्रैटेजी के मैंने चंद लोगों से बहुत सारा टैक्स लेना है, ये ऐसे ही है कि एक कारोबार का है कि मैंने चंद लोगों को एक प्रोडक्ट बेचनी और कीमत बढ़ाते जाना। एक लम्हे तक आप ये कर सकते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट मर जाएगी, बिकॉज ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबिलिटी जब आएगी जब हम मुल्क में, इस मुल्क में मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं गालिबन 2000 की या 2001 की ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की एक क्लिप देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में 7.5 लाख लोग टैक्स देते हैं, ठीक है, 2001 या 2002 की गालिबन। आज से कोई 4 महीने पहले या 5 महीने पहले खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि इस मुल्क में 7.5 लाख लोग टैक्स देते हैं। इसका मतलब कोई फर्क ही नहीं आया, ठीक है ना। तो जब, और इसके लिए जो आपकी पॉलिटिकल मशीनरी है उनको तैयार होना चाहिए मुश्किल फैसले करने के लिए। लोग नाराज होंगे और करंट जो टैक्स स्ट्रक्चर है इसमें तो जो लोग टैक्स फाइलर्स हैं वो मजीद इस सिस्टम से निकलते नजर आते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं। ठीक है, आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए लोगों को टैक्स। आपने चार्ज भी तो रिवाइज किया ना, तो बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोगों को एक ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा टैक्स का पैसा ठीक जगह जा रहा है, ठीक है ना। हमारे यहाँ सरकार को सैडली हम ट्रस्ट ही नहीं करते। अच्छा, हम चैरिटी को दे देते हैं। आपको नहीं लगता कि ये सारा मामला गवर्नेंस का नजर आता है इस सारी सूरत हाल के अंदर? क्या आप गवर्नेंस बेहतर करें हर चीज के लिए? मुझे इस वक्त इफ्तिखार मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साथ से उनका ताल्लुक है और इकोनॉमी के हवाले से भी एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं, लिखते भी हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इफ्तिखार मलिक साहब। हम गुड टू टॉक। आपकी आवाज बहुत कम मेरे तक पहुंच रही है। मैं आपसे पूछना ही चाहूंगा सराज साहब, हम अपने टैक्सेशन सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे हैं, एंड विद दैट ऑब्वियसली कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या आसानियां हैं। आप जो करंट चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी के अंदर हैं, आने वाली गवर्नमेंट के लिए या मौजूदा इवन सिटिंग गवर्नमेंट के लिए आप कौन से ऐसे बेहतर नुकात समझते हैं कि उसके बाद हम सोल्यूशन की जानिब जा सकते हैं? व्हाट इज योर टेक? नई गवर्नमेंट के लिए मैं जो कहूँगा रेड ऑफिस नहीं है ये, तो बिल्कुल अपना जब आएंगे तो पता लगेगा जब ये कांटेदार मसाइल से गुजरेंगे। इनको एक्सपोर्ट के भी चैलेंजेस आएंगे, एक्सपोर्ट एनहांसमेंट हमने कैसे करनी है,
और एक थिंक टैंक इन्हें बिल्कुल सीरियस प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ेगा। जहाँ भी हैं चैम्बर्स हैं, फेडरेशन है, इन सब के थिंक टैंक और मैं कहूँगा इकोनॉमिक्स भी उनको भी साथ बढ़ाएं और भी वेरियस सेक्टर के कौम को बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अब स्पोर्ट्स फंड हमें नहीं मिली, मैं यूँ कहूँगा कि बैलेंसिंग और मॉडर्नाइजेशन बड़ा क्लियर केयरफुली दे, ऐसे ना मिस यूज हो। लोग वो जो इस काबिल हैं देश चला सकते हैं दोबारा। आपको पता है स्पिनिंग, वीविंग, टेक्सटाइल, गारमेंट, इस चीजों पे हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है इनको रिस्ट्रक्चर करने में। और जब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, नई फैक्ट्री लगाने से बेहतर है कि ये पुरानी है इससे इनको दोबारा गौर किया जाए। तो भाई कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन और कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री नहीं बनानी बड़ा काम है। और मैं ये कहूँगा नॉन एसेंशियल आइटम्स को कर्टेल कर दें, इंस्टेड अगर इस पे फॉरेन एक्सचेंज से आ रहा है तो टैरिफ लगाएं इस पे, या R&D करें जो नॉन पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी है, बाय पाकिस्तानी। और आप अपना ये बहुत बड़ा स्लोगन है, भी पाकिस्तानी है बाय पाकिस्तानी, कौम को सेविंग है अपनी तरफ लेके देंगे। पाकिस्तान में क्या बन रहा है सर, क्या खरीदे? सब कुछ तो चीन से बन के आ रहा है, क्या खरीदे पाकिस्तान? आप ऐसे नहीं, हम तो इत्तेफाक साहब सेब भी चीन का लेते हैं, हम तो टमाटर भी भारत का या दूसरे ममालिक का इस्तेमाल करते हैं। हमारी अपनी कोताहियां ना कि जहाँ हमने प्रोडक्शन नहीं किया, एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं किया, हाई स्पीड में नहीं किए, पर एक्टर यील्ड नहीं बनाई। अब इतना बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है ऑटो इंजीनियरिंग का, 35% ग्रोथ है अपना, 99% डिविजन सेक्टर पार्ट में लोकल मकामी पाता है, 65% कारों टोयोटा, होंडा, सुजुकी, फोर्ड, सीएट, मैसी सेक्टर, मैसी प्रोड्यूसर, ये सारे, या अगर इसकी ऑटो और गैजेट का इंजीनियरिंग बोर्ड ही बंद कर दिया जाए, बेंच रख दिया जाए, तो इसका कौन जिम्मेवार है? एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ऊपर इतनी इंपॉर्टेंट है, हर मुल्क में है। तो यहाँ मैं हैरान हूँ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को फिलहाल बैंक में रख के पेंडिंग करें। अब इसके अच्छी अगर एक 20 साल से बोर्ड चल रहा है तो बोर्ड को ये पेंडिंग करेगा, ये कुछ ऐसी डिसीजन ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंजीनियरिंग बोर्ड के इसलिए कहा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का वैल्यू एडिशन भी है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी है, स्किल्ड मैन पावर भी और फॉरेन चेंज भी मुख्तलिफ बहुत ज्यादा बचता है। चले ठीक है इत्तेफाक साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने अपना तजिया हम तक पहुंचाया। डॉक्टर, अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज की चूंकि हम बात करें, किस हद तक हम ये समझें कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो पिछले 5 साल के टेन्योर के अंदर ये हुकूमत लेके चली है, ये इसको आने वाले इंतखाबात के अंदर सपोर्ट करेंगी? आवाम में क्या मकबूल रही हैं ये पॉलिसीज? मैं इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछता हूँ, बिकॉज अगले 5 साल की कारकर्दगी जज की जानी है, पिछले 5 साल की कारकर्दगी यकीनी तौर पर उन प्रोजेक्ट की मद में जो कि किए गए हैं। आपको लगता है कि ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट रही है? मैं बस इससे आगे जाऊँगा कि अगर आवाम को अट्रैक्ट भी कर रही हो, बात ये जो हम टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं ना इकोनॉमिक, वो कह रहे हैं मेड इन पाकिस्तान, वो हमने बिजली अपनी बनाई हुई भी लोगों तक पहुंच नहीं। पॉपुलर बजट के हम कहते हैं पॉपुलिज्म की तरह, ये कोई अच्छे मानों में इस्तेमाल नहीं होती। पॉपुलिज्म का मतलब है वोट बैंक बढ़ाने के लिए आप आवाम को बेनिफिट देते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होती है कंट्री के लिए। यहाँ देखिए, अभी आपने भी किया, वकार साहब ने भी इंडिकेट किया कि 7.5 लाख फाइलर, टैक्स पेयर 22 करोड़ है, 7.5 लाख फाइलर होंगे, टैक्स तो 22 करोड़ लोग पे कर रहे हैं। हमारा पूरा एम्फेसिस जो है इनडायरेक्ट टैक्स पर है। हिसाब साहब ने अपने पहली बजट स्पीच में अनाउंस किया था कि हम दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह फोकस जो है अपना डायरेक्ट टैक्सेस पे कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, ताकि इन्फ्लेशन कम हो, पॉवर्टी को फर्क पड़े, डायरेक्ट टैक्सेस पे आएंगे, फाइलर्स बढ़ाएंगे। हुआ क्या कि आज भी फिगर वही है, कोई विल पावर नहीं थी। और मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि 1990 इनिशिएटिव्स तो लिए थे साहब, रोलिंग टैक्स लगाकर, उसके अलावा ये भी प्रॉपर्टी वाला, फिर नए फाइलर तो नहीं मिले, उससे नए फाइलर तो नहीं मिलेंगे। वो जो एग्जिस्टिंग फाइलर हैं उन पे नंबर ऑफ टैक्स। नहीं, आखिर आपको एतराज उन पॉलिसीज पे या उनकी एग्जीक्यूशन पे है? बिकॉज पॉलिसीज तो बनाने की कोशिश की गई। नहीं सर, मुझे पॉलिसीज पर है, क्योंकि पॉलिसी आप कह रहे हैं कि वो इतनी फिजिबल पॉलिसीज में और स्पीच में बहुत फर्क नजर आया। स्पीच में था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से फोकस खत्म करके डायरेक्ट टैक्सेस पे आएंगे। कैसे करते डॉक्टर साहब? आपके मुल्क में कौन? मैं बताता हूँ, देखिए पॉइंट कहा कि जो लोग टैक्स देते हैं, मैं अगर टैक्स देता हूँ तो डेफिनेटली मुझे चाहिए कि वो टैक्स लगा कहाँ पे, मुझे उसका क्या मिला। तो आप कहाँ? देखिए 1993 में मोइन कुरैशी साहब जब आए, ये उस वक्त से इशू एक रेज हुआ, बहुत अच्छा सोल्यूशन था। वकासर ने इंडिकेट भी किया, सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है अपने सिस्टम्स को। उस वक्त एक वेल्थ टैक्स होता था, अगर आपको याद हो। वेल्थ टैक्स में एक मसला ये आता था कि लोग वेल्थ डिक्लेयर नहीं करते थे, फेडरल टैक्स था,
लेकिन प्रोविंसेस के पास लोगों की प्रॉपर्टीज का, मोटर व्हीकल्स का प्रॉपर्टीज, ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना, रिकॉर्ड होता था। सिर्फ इंटीग्रेट करना था, कंप्यूटराइज सिस्टम है, IT का दौर है, कोई उस वक्त तो सिर्फ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इंटीग्रेट करना था ना। बैंक, आज तो बैंक भी इंटीग्रेट हो गए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इंटीग्रेट हो गए हैं, लेकिन सिर्फ ये भी गवर्नमेंट ही को इंटीग्रेट करना था, नहीं किया जा सका था। इसका मतलब यह है कि विल पावर नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक आप क्लिक के ऊपर पूरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाने के लिए जो विल पावर चाहिए, पॉलिटिकल विल पावर, उसकी लैकिंग है, उसकी शदीद लैकिंग है। वो नहीं होगी तो आप डायरेक्ट टैक्सेस पे नहीं जाएंगे, और फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस से हजारों मसाइल इकोनॉमी में क्रिएट हो जाते हैं। इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, पॉवर्टी भी होगी, बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे, आपको IMF के पास भी बार बार जाना पड़ेगा, ये सब प्रॉब्लम वहीं से। और दूसरे के FBR तो हमारा कभी इतना इंपॉर्टेंट महकमा रहा ही नहीं है, हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट महकमा होना चाहिए। एफर्ट नहीं करता रहा टैक्स कलेक्शन के लिए, उसके लिए तो बड़ा इजी सोल्यूशन है, हुकूमतों का बहुत पसंदीदा महकमा रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दें, खुद ब खुद कलेक्ट हो जाएंगे, लोअर इनकम ग्रुप जो है उस पर बड़ा टारगेट हो जाएंगे। ये हमारा ठीक है। अच्छा, बड़ी अच्छी जबरदस्त बात हुई। मैं थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर FDI नहीं बढ़ा पाए हम। 2013 के इंतखाबात के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी की बहुत बड़ी तादाद थी, जो आपको याद होगा, वोट्स डालने के लिए आई थी। दो के दे सपोर्टेड, मेनली दे सपोर्टेड तहरीक इंसाफ, उनका वोट बैंक हो रहा, लेकिन लोगों के अंदर एक जज्बा मौजूद था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। एक तो ये कि वो जज्बा आज कहाँ स्टैंड करता है, नंबर 1, जब डॉलर पहले से बहुत महंगा हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, इस सारी सूरत हाल के अंदर अब आपको लगता है कि कोई ऐसे इंडिकेटर्स आने वाले वक्त में हैं जो कि पाकिस्तान के FDI को बेहतर कर सकते हैं, उन पर हम काम करें? अच्छा देखिए, एक चीज हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में, जो आपने इंट्रो में भी अपने कहा कि पहली दफा एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पेनफुल चीज है और वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टाइम लगेगा। एक प्रोसेस को आप स्टार्ट स्टॉप करते रहेंगे, लोगों की ग्रूमिंग नहीं होती, लोगों की एजुकेशन नहीं होती। अभी डॉक्टर बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि एक उनके स्लोगन्स क्या होते हैं और एक्चुअल मैनिफेस्टो क्या है। हमारे यहाँ वोटिंग अभी भी स्लोगन्स पे होती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं होती। हम रिटोरिकल चीजों पे ज्यादा वोट देना पसंद करते हैं। तो एक प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस लंबा है, लेकिन हमें इसको चलते रहना चाहिए और इसमें बेहतरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आती जाएगी। FDI का ताल्लुक आपके, तो जैसे मैंने पहले कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। अगर मुझे ये पता लगे कि इस मुल्क में कारोबार करना ही बहुत मुश्किल है, तो पहले तो मैं वहां से हट गया, फिर पॉलिसी शिफ्ट होती रहेंगी। और आपने ये पहले कहा कि ये महज परसेप्शन नहीं है, ये ऑन ग्राउंड इट इज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैं आपको जो डॉक्टर साहब ने तो काफी तफसील में बात बताई कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम हमारा देखें, इस वक्त टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे यंग बच्चे आइडियाज लेके आ रहे हैं। कोई मैकेनिज्म है जहाँ पे बैंक हमारे आइडियाज पे पैसे दें? दे डोंट डू इट। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस बड़े मजे से चल रहा है, वो सरकार में पैसे लगा देते हैं। उनको हमने प्रेशर ही नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो FDI आएंगे जब एक प्रोसेस चलता रहेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पॉलिसीज में सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो डेफिनेटली बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान का, उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि ये पैसे जहाँ पे हम लगा रहे हैं वो पैसे खर्च हो रहे हैं। इदारे जब आप तबाह कर देते हैं ना, अभी डॉक्टर ने भी बात की और मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हूँ पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर का। आई थिंक आवर पब्लिक सेक्टर हैज बीन डिस्ट्रक्टेड, राइट। दुनिया आगे चली गई, हम एट बेस्ट वहीं खड़े में या पीछे चले गए, तुम्हारा गैप बहुत बढ़ गया। पब्लिक सेक्टर में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस का फोकस नहीं है। पब्लिक सेक्टर में सैडली जो अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया है वो लॉयल्टी है, कि कौन मुझे यस कहता है बजाय इसके कि कौन काम उस इदारे का ठीक कर सकता है। जब आप लॉयलिस्ट को का क्राइटेरिया बना दें इदारे के ऊपर बनाने का, तो होता क्या है, आपने एक लॉयलिस्ट लाया, लॉयलिस्ट क्यों लाते हैं कि तुम वो कहो जो मैं कह रहा हूँ, जरूरी नहीं जो ठीक हो, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो अपने नीचे क्या करेगा, वो आपके नीचे भी लॉयलिस्ट लाएगा, वो कॉम्पिटेंस नहीं लाएगा, ठीक है। वो उसके नीचे क्या करेगा, वो उसके नीचे भी लॉयलिस्ट लाएगा। आपने पूरा डाउनवर्ड स्पाइरल कर दिया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद आवर पब्लिक सेक्टर। दैट्स व्हाई इट हैज नॉट 60s और 70s में हमारा पब्लिक सेक्टर परफॉर्म करता था। आज आपका पब्लिक सेक्टर इज मोर लेस रॉटन, राइट। और उसमें ये लॉयलिस्ट की जो सोच है ना, कि जो मुझे हाँ कहे उसको मैं लेता हूं, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। इट डजंट वर्क। हमें मजहर नासिर साहब भी ज्वाइन करें, इसी से हम बात करते हैं। मजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर मी?
Yes, I can hear you. बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया. हम इकोनॉमिक पॉलिसी से बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस पे. जो करंट सिचुएशन है इकोनॉमी की, कितनी चैलेंजिंग आप देख रहे हैं? और दूसरी जानिब हम पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनके बढ़ने की बात कर रहे हैं. मेरे साथ वकार इस्लाम साहब हैं और अयूब महल साहब हैं. इनका ये कहना है कि गवर्नेंस के इतने बड़े इशूज हैं और पॉलिसीज के इतने बड़े फ्लॉज हैं जिसके बाद हम कोई बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते जो पिछले कुछ अर्से में हुआ है. क्या टेक है सर आपकी? देखिए, जो ये बात कर रहे हैं इससे मैं इख्तिलाफ तो नहीं करूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑल्सो. जब भी आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, आपकी बैलेंस शीट बढ़ती है, आप डेट की तरफ जाते हैं. लेकिन जो ये बात कर रहे हैं मैं इससे बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं करूंगा. जो इस तक आपकी पोजीशन है वो यही दिखा रही है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी फेल, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. पाकिस्तान ने इस वक्त $190 मिलियन की आउटस्टैंडिंग पेमेंट करनी है जो इस महीने के अंदर ही करनी है. तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये पेमेंट किस तरह की जाएगी. वी हैव वेरी बिग इश्यूज राइट नाउ. एज ऑफ टुडे आपका डॉलर जो है $122 हिट कर चुका है ओपन मार्केट के अंदर. सो वी हैव इश्यूज. आई मीन दिस इज वेयर द डॉलर इज गोइंग टू बी. आपकी इकोनॉमिक पोजीशन जो है ज्यादा ब्लीक होती चली जा रही है और सुनने में यही आ रहा है कि आप IMF की तरफ भी देख रहे हैं. So we need to see what the contention is and how we're going to look towards that. तो IMF की तरफ देखने के अलावा अब तो कोई रास्ता भी नहीं है. हमने तो चीन को भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लिया है सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर. हमने अपने सुकूक बॉन्ड्स भी जारी कर दिए, हमने टैक्स को भी बेहतर करने की कोशिश कर ली, एमनेस्टी से भी उतना खातिर खा रिजल्ट इस वक्त हमारे सामने आ नहीं रहे हैं. क्या करें हम? लास्ट रिजॉर्ट IMF ही है ना जी. देखिए, देखने वाली चीज ये है कि आपकी इंटरिम गवर्नमेंट क्या करती है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी इंटरिम गवर्नमेंट करेगी उसका इम्पैक्ट आने वाली गवर्नमेंट पे क्या होगा और जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट है उसका लीगल इम्पैक्ट क्या है, वो क्या कर सकती है, उसका हाथ कहाँ तक जा सकते हैं. 16 महीने की गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकती. इट इज दी इनकमिंग गवर्नमेंट दैट विल एक्चुअली हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन. और जो इमीडिएट इश्यूज हैं फायर फाइटिंग वो आपको देखने पड़ेंगे, उसके साथ साथ मेजर इश्यूज हैं. बट मैं समझता हूँ कि ड्रास्टिक इश्यूज लेने पड़ेंगे. देयर विल बी ड्रास्टिक इश्यूज दैट विल हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, लुकिंग एट द डॉलर वैल्यू, लुकिंग एट एक्सपोर्ट्स दैट आर गोइंग ऑन इन हैंड राइट नाउ. राइट सर. थैंक यू फॉर योर कमेंट्स सर. बहुत शुक्रिया. डॉक्टर, क्या हम फिर इन ये जो 5 साल की पॉलिसीज है, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल भी है, लेकिन ओके लेट मी आस्क, समझे कि नाकाम हो गई मौसी पॉलिसी पिछले 5 साल में? मैं समझता हूँ कॉन्सेंसस जो है, मदर साहब ने भी जो कहा, वकार साहब भी जो बात कर रहे हैं, आपको सबसे पहले याद होगा कि 3 साल से हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम में करते रहे कि हाउ टू अवॉइड फ्रॉम IMF सेट. और सोल्यूशन ये था कि बेसिकली बहुत तेजी से आपकी 3-4 साल तक एक्सपोर्ट डिक्लाइन होती रही, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होते रहे. और ये अवॉइड हम कर सकते थे 3-4 साल से. इसी प्रोग्राम में डिस्कस हो रहा है, आपको मैं रिकॉल करूँ. अच्छा, उसमें सोल्यूशन क्या था, प्रॉब्लम क्या थी? बात वही थी सारी जो वकार साहब ने कहा कि आप जो इकोनॉमिक रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वहां पर लॉयल्स लोगों को अपॉइंट करते रहे. ये होता रहा है. पॉलिसी अपनी जगह था, वो एक क्वेश्चन मार्क अच्छी थी या बुरी थी, लेकिन उनसे क्या हुआ कि आप ये नहीं देखते रहे कौन प्रोड्यूस कर सकता है, कौन एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है, कौन ज्यादा रेवेन्यू FBR में ला सकता है, कौन अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी ला सकता है, कौन प्लानिंग कमीशन में अच्छी प्लानिंग कर सकता है. सिर्फ लॉयल्टी को बेस बनाया जाता रहा. एक्सपोर्ट बड़ी तेजी से गिरी. आज आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुई है. अगर 3 साल तक इसी तरह 15% बढ़ती रही 3 साल तक, तो आप उस जगह चले जाएंगे जहां 3 साल पहले थे. ठीक, 3 साल पहले वाली पोजीशन पे चले जाएंगे. मुझे जो आने वाली हुकूमत को जो मदद करने का चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ये IMF को निगरान कर जाएंगे मुझे लगता है. जो 2 बड़े मसले आ रहे हैं ना, एक तो मसला होगा कि आपको बहुत वार फुटिंग बेसिस पर एक्सपोर्ट को एनहांस करना होगा. ये वाहिद सोल्यूशन है. ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो आपको प्रॉब्लम होंगी. FDI भी आएगी बाद में, पहले स्टार्ट लेना होगा आपको एक्सपोर्ट एनहांसमेंट से. दूसरा, पॉपुलिज्म के तहत इन्होंने इस बजट में एक डिसीजन लिया है जिससे मैं शदीद डिसएग्री करता रहा हूँ. देखिए, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती थी ना, हिस्टोरिकली ये था, उसको आप थोड़ा सा एक्सटर्नल बोरोइंग से कर लेते थे, थोड़ी सी डोमेस्टिक बोरोइंग थी, कुछ यूज ऑफ कैश बैलेंस करते थे, नई करेंसी प्रिंट कर लेते थे. जो बैंक बोरिंग आप करते थे हिस्टोरिकली रहा था 200 से 300 बिलियन बजट में रखे जाते थे, कमर्शियल बैंक से बोरिंग की जाएगी. 10-12 साल से ये चल रहा था.
इस साल पिछले साल भी 300 बिलियन कहा गया था, लेकिन ये 550 बिलियन। इस साल आपने खुद बजट में 1000 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन कमर्शियल बैंक से लोन लेना है, बजट में बता दिया है। 750 बिलियन प्राइवेट सेक्टर को लोन देता है बिजनेस के लिए आपका बैंकिंग सेक्टर, 300 देता था गवर्नमेंट को। इस दफा आप 1000 बिलियन से ज्यादा कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे हैं। जब बैंक के लिए बड़ा आसान है, कोई फिजिबिलिटी नहीं बनानी, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं करनी, अच्छे अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पर दे देना है, कोई फॉरेन बैंक से कम्पीट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेट तो कुछ अल्टीमेटली जब कमर्शियल बैंक के पास आवाम का पैसा गवर्नमेंट की डेफिसिट फाइनेंसिंग में यूज हो जाएगा, तो ना बिजनेस के लिए होगा, ना इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ अभी बैंक कंज्यूमर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ये भी मुश्किल हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में नाकाम मौसी पॉलिसियां बनाई हमने। अच्छा, मैं जरा सुपरलेटिव यूज करते हुए खौफ खाता हूँ कि नाकाम थोड़ा डर जाता है आदमी, लेकिन डिसअपॉइंटिंग है। मैं कम अज कम पिछली गवर्नमेंट से, क्योंकि एक बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट कंसिडर की जाती थी, आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग कि आके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज देंगे। एक्सिक्यूशन का तो इशू है ही, लेकिन स्ट्रक्चरल चीजें नहीं की जिससे कि बिजनेस प्रमोटर। एक नाज़रीन की आसानी के लिए बता दें, इकोनॉमी है क्या, हम इतनी मुश्किल बातें करते हैं। इकोनॉमी वैसी है जैसे मेरे घर की भी तो एक इकोनॉमी है कि मेरी आमदनी 100 रुपए, मेरा खर्चा 140 रुपए, अब मैं क्या करूँ? 40 रुपए का डेफिसिट है, ठीक है, तो अब मैं 40 रुपए या कर्जा लूंगा, या मैं अपनी कॉस्ट कम करूंगा, अपने घर के घरेलू अखराजात कम करूंगा, या मैं अपनी आमदनी बढ़ाऊंगा। तो ये 3-4 तरीके हैं ना। तो सरकार के पास भी यही ऑप्शन है। ना हमने अपनी आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया, हमारी एक्सपोर्ट गिर गई बढ़ने के बजाय। ठीक है, हमने बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए नहीं काम किया, क्योंकि आपने तो आप कॉम्प्लेक्स मुल्क बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने नए आइडियाज पे काम नहीं किया, आपने स्ट्रक्चरल काम किया। कॉस्ट कटिंग के बजाय आपने ग्रैंड